हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को कैसे बचाया जाए, कैसे कंजर्व किया जाए। रिसोर्सेज आर वाइटल। वाइटल मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट। रिसोर्सेज बहुत इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए, बट इरेशनल कंजप्शन, लेकिन बिना सोचे विचारे और लगातार कंजप्शन करने से या ओवर यूटिलाइजेशन करने से रिसोर्सेज का, ओवर यूटिलाइजेशन मतलब ये होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा उसको यूज़ करना रिसोर्सेज को, मे लैड टू सोशियो इकनॉमिक, और इससे क्या होता है सोशियो इकनॉमिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम, इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट। और जो रिसोर्स कंजर्वेशन है अलग अलग लेवल पर ये बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। दिस हैड बीन मेन कंसर्न ऑफ लीडर, और ये जो है मेन कंसर्न है लीडर का। दिस हैड बीन मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। और इन सब के बारे में जो पहले जो लीडर्स और थिंकर्स हुआ करते थे उन्होंने भी इस बात पर ध्यान दिया था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट द रिसोर्स कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स। और जो गांधी जी थे वो काफ़ी जागरूक थे, या कह सकते हैं कि उनके जो ये वर्ड्स हैं वो सूटेबल होते हैं उस समय के लिए। रिसोर्स कंजर्वेशन से रिलेटेड ये वर्ड्स हैं उनके, और इनके जो वर्ड्स हैं ये देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबडी, कि यहाँ पर सब कुछ है सबके लिए, सबकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। एंड नॉट फॉर एनी बडीज़ ग्रेड, किसी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, और सबकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नेचर ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। तो ये गांधी जी के वर्ड्स हैं, देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबडी। अब आपसे क्योंकि बोर्ड तो होगा नहीं इस बार, तो इसमें उन्होंने ऐसे किया है कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर ये सेंटेंस दे सकते हैं और उसमें लिख सकते हैं कि हु सेज दिस वर्ड। तो गांधी जी ने ये वर्ड्स कहे थे कि देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबडी नीड्स एंड नॉट फॉर एनीबडी रीड्स। द प्लेस ऑफ द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड ही प्लेस्ड, उन्होंने जो लालची और जो स्वार्थी लोग थे, सेल्फिश इंडिविजुअल्स को रखा, एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब ग्रीडी और सेल्फिश जो इंडिविजुअल थे और जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, उन्होंने रूट कॉज माना है, मतलब इसका जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है रिसोर्स डिप्लेशन का उसको माना है कि भाई रिसोर्सेज डिप्लेशन क्यों हो रहा है, इसके पीछे लालची और सेल्फिश लोग हैं, और एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से जो रिसोर्स है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं एट अ ग्लोबल लेवल। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, वो मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे, एंड वांटेड टू रिप्लेस, और वो चाहते थे कि इसको रिप्लेस कर दिया जाए विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस, यानी बहुत सारा प्रोडक्शन के खिलाफ थे, पर वो चाहते थे कि प्रोडक्शन हो मासेस के लिए या मासेस के थ्रू ऐसा प्रोडक्शन होना चाहिए। एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड, और जो इंटरनेशनल लेवल है उसके अंदर जो क्लब ऑफ रोम है ये इन्होंने एडवोकेट किया था रिसोर्स कंजर्वेशन को पहली बार, फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमैटिक वे के अंदर इन 1968। सब्सिक्वेंटली इन 1974 गांधीयन फिलॉसफी वॉज वंस अगेन प्रेजेंटेड, और फिर से एक बार गांधीयन फिलॉसफी थी उसको प्रेजेंट किया गया। ये प्रेजेंट किया था स्कूमेचर ने अपनी किताब स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में। द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स, और जो सेमिनल कंट्रीब्यूशन हुआ था इसमें विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन, और इसमें रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल पर इसके अंदर इन्होंने सेमिनल कंट्रीब्यूशन दिया था, और वॉज मेड बाय, और ये जो दिया था ये दिया था ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 के थ्रू। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट है 1987,
द सेमिनल मीन्स होता है स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस लेटर डेवलपमेंट, यानी कि स्ट्रांगली प्रभाव डालना लेटर डेवलपमेंट पे। और ये जो स्ट्रांगली प्रभाव डाला गया था बाद के डेवलपमेंट में, कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन, और इसने एक कंट्रीब्यूशन दिया था कि रिसोर्स कंजर्वेशन से रिलेटेड एट ग्लोबल लेवल पर। और ये बनाया गया था बाय ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट्स के थ्रू 1987 में। तो यानी इन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसके अंदर इन्होंने स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस डाला था लेटर डेवलपमेंट पर, जिस विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन, रिसोर्स को बचाने से रिलेटेड, कि भाई रिसोर्स भी बचे और डेवलपमेंट भी हो। दिस रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट थी, इसको इंट्रोड्यूस किया गया द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसको इस रूप में इसको इंट्रोड्यूस किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, एंड एडवोकेट इट एज मीन ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। और इसको जो मीनिंग है, इसका मीनिंग, इसको एडवोकेट किया गया हाँ रिसोर्स कंजर्वेशन के मीनिंग के रूप में। तो इसका मतलब ये हुआ जो ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट थी, इसने एक स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव दिया था कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन से रिलेटेड ग्लोबल लेवल पर। और बाद में फिर इस रिपोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, और साथ में इन्होंने एडवोकेट किया कि इसका जो मीनिंग है एज अ मीनिंग फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या हुआ कि रिसोर्स कंजर्वेशन हो गया, विच वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड। और उसके बाद ये जो था पब्लिश हुआ एंटाइटल आवर कॉमन फ्यूचर, और ये बुक थी जिसका नाम एंटाइटल मतलब इसका जो नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, इसके अंदर ये सारी इन सब चीज़ों को पब्लिश किया गया। Another significant contribution was made by the Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil in 1992। और एक और इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था जो कि हुआ था अर्थ समिट में ये हुआ था रियो डे जेनेरियो, ब्राज़ील 1992 में। देन फिर आता है आपका लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज क्या होता है? तो क्योंकि हम लोग लैंड पर रहते हैं, वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और हम लोग अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो लैंड पर करते हैं, एंड वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज, और उसको हम अलग अलग रूप से उसको यूज़ करते हैं लैंड को। दस इस प्रकार से जो लैंड है वो एक नेचुरल रिसोर्स है ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। इट सपोर्ट द नेचुरल वेजिटेशन, और ये साथ में नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करती है, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सभी कुछ कहाँ होता है? लैंड पर होता है। हाउएवर लैंड इज़ एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। लैंड एक एसेट है, मतलब फाइनाइट मैग्नीट्यूड मतलब ये होता है कि एक इसके निश्चित सीमा है और ये बढ़ता नहीं है, ग्रो नहीं करता है, तो जितना है उतना ही रहेगा, तो फाइनाइट इसका मैग्नीट्यूड है। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़, और इसलिए ज़रूरी है कि इसको जो अवेलेबल लैंड है उसको अगर हम यूज़ करते हैं वेरियस पर्पसेस के लिए, तो हमें उसकी केयरफुल प्लानिंग करनी होगी, और उसके बाद हमें लैंड को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लैंड जो है वो लिमिटेड है, और विदाउट लैंड हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ। इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ, और इंडिया के अंदर जो लैंड है इसके अंदर काफ़ी वैरायटी पाई जाती है रिलीफ फीचर्स में, नेमली जिनको नाम दिया जाता है माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड आइलैंड। अबाउट 43% ऑफ लैंड, और लैंड का जो 43% है वो प्लेन एरिया में आता है, जैसे कि इसमें दिखा रखा है, ये प्लेन एरिया को शो कर रहा है, और ये 43% है जहाँ पर जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि प्लेन एरिया है तो यहाँ पर एग्रीकल्चर भी होता है और इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप की जाती हैं। माउंटेन्स अकाउंट ऑफ 30%, और जो माउंटेन्स है वो 30% है, ये नीचे इसमें शो कर रखा है माउंटेन्स को। तो ये माउंटेन्स को शो कर रहा है, ये माउंटेन्स जो है वो 30% है। एंड माउंटेन्स किसके लिए यूज़फुल होते हैं? तो माउंटेन्स में सुंदर सुंदर
एंश्योर पेरिनियल्स फ्लो ऑफ सम रिवर्स, और माउंटेन से ही कुछ जो पेरिनियल रिवर्स हैं, पेरिनियल मतलब होता है जो थ्रू आउट द ईयर बहती हैं, पूरे साल बहने वाली नदियां हैं, वो यहीं से बहना स्टार्ट होती हैं। प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर टूरिज्म, साथ में जो माउंटेन है वो टूरिज्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, और जो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है वो प्रोवाइड करता है। अबाउट 27%, और लगभग जो 27% ऑफ द एरिया ऑफ कंट्री, जो एरिया है कंट्री का, द प्लेट्यू रीजन, वो प्लेट्यू रीजन है। इट इज़ पोजेसेस रिच रिजर्व्स, और प्लेट्यू रीजन्स के अंदर ये 27% ये आपका प्लेट्यू रीजन को शो कर रहा है। ट्वेंटी 27% जो है एरिया वो प्लेट्यू रीजन को शो कर रहा है, और प्लेट्यू रीजन्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा ये जो एरिया होता है वो रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स में रिच होता है। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं प्लेट्यू रीजन्स के अंदर। तो ये तो था आपका लैंड को किस तरह से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये प्लेन एरिया है, प्लेन एरियाज, माउंटेन एरियाज एंड प्लेट्यू एरियाज। फिर आता है आपका लैंड यूटिलाइजेशन, यानी कि लैंड को किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर फॉलोइंग पर्पस, इसको अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे फॉरेस्ट के रूप में जो लैंड है वो यूज़ होता है, मतलब कुछ लैंड के कुछ हिस्से पर फॉरेस्ट लगा हुआ है। दूसरा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसी लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो वो लैंड बैरन है या वेस्ट लैंड है, या उस लैंड को नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए या फैक्ट्रीज एक्स्ट्रा बनाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। देन फिर आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जिसमें से फैलो लैंड को निकाल दिया जाता है। एक्सक्लूडिंग मतलब बाहर निकाल देना। तो इसमें अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि परमानेंट पेस्चर है वहाँ पर, एंड ग्रेजिंग लैंड्स हैं, यानी जानवरों को चराने के लिए वहाँ पर पेस्चर्स और ग्रेजिंग लैंड्स बना रखे हैं। एंड इसके अलावा लैंड अंडर द मिसलेनियस ट्रीज़, और ऐसी लैंड जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्रीज़ लगे हुए हैं। ग्रोव्स नॉट इंक्लूड नेट शोन एरिया, ये जो एरिया है वो नेट शोन एरिया में नहीं इंक्लूड किया जाता है। एंड कल्चरेबल वेस्ट लैंड, और उस पर खेती कर सकते हैं लेकिन फ़िलहाल वो वेस्ट है, इसको लेफ्ट कल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, और लगभग इनको 5 साल के लिए छोड़ दिया जाता है एग्रीकल्चर ईयर के, जिससे कि फर्टिलिटी है जो वापस आ जाए। देन फिर आता है फैलो लैंड, अभी आपने देखा था फैलो लैंड को छोड़कर। तो फैलो लैंड में क्या आता है, फैलो लैंड मीन्स होता है करंट फैलो, यानी कि लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, ऐसी ज़मीन जिसको कि 1 साल या 1 साल से कम के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फैलो लैंड। तो ये हो गया करंट फैलो, जिसको 1 साल या 1 साल से कम पहले छोड़ा गया है, वो करंट फैलो हो गया। अदर देन करंट फैलो, और करंट फैलो के बाद से जो लैंड होती है, इसमें आता है आपका लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, इसमें ऐसा एरिया इंक्लूड किया जाता है जो कि 1 साल से 5 साल के बीच में उसे खाली छोड़ रखा है, अनकल्टिवेटेड छोड़ रखा है। तो ये आ जाता है अदर देन करंट फैलो लैंड। करंट फैलो मतलब क्या होता है, जिसे 1 साल से कम के लिए बिना खेती के छोड़ा गया है। और अदर देन करंट फैलो, इसमें आता है कि 1 साल से 5 साल के बीच के लिए उस लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ा गया है, तो ये फैलो लैंड हो गया आपका। देन फिर आता है नेट शोन एरिया। नेट शोन एरिया, व्हाट इज नेट शोन एरिया भी पूछ के आता है एग्जाम में। तो नेट शोन एरिया क्या होता है, एरिया शोन मोर देन वंस इन अ एग्रीकल्चर ईयर, एरिया जो कि 1 से ज़्यादा बार इसमें बुआई का काम किया जाता है। प्लस नेट शोन एरिया इज़ नोन एज ग्रॉस क्रॉप एरियाज, यानी कि जिसमें हम फसल उगाते हैं और 1 से ज़्यादा बार उगाते हैं, ऐसे एरिया को हम नेट शोन एरिया कहते हैं, या इसको हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी कहते हैं। तो ये नेट शोन एरिया हो गया आपका। देन फिर आता है आपका लैंड यूज़ पैटर्न, लैंड को कैसे यूज़ करना चाहिए। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बोथ बाय द फिजिकल फैक्टर्स, इनको फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, डेंसिटी, टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी,
कल्चरल ट्रेडिशन एट्सेट्रा। पहले लैंड को डिटरमाइन किया जाता है, उसमें फिजिकल फैक्टर्स को देखा जाता है। ट्रोपोग्राफी मतलब होता है बनावट कि लैंड कैसी है, माउंटेन एरिया है, प्लेन एरिया है, प्लेट्यू एरिया है। उसके बाद देखते हैं हम क्लाइमेट कैसा है, सॉइल के टाइप्स कैसे हैं, साथ में ह्यूमन फैक्टर्स कैसे हैं, जैसे कि पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कैसी है, कल्चरल एंड ट्रेडिशन कैपेबिलिटी कैसी है। तो वो सारी चीज़ों की जानकारी के बाद ही हम लैंड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये लैंड यूज़ का मेन सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आप कैसे किसी लैंड को यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप लैंड को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। देन फिर आता है आपका टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, तो दैट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लैंड यूज डेटा हाउएवर इज़ अवेलेबल ओनली 93%, और जो लैंड यूज डेटा है वो केवल 93% ही अवेलेबल है टोटल एरिया का, बिकॉज द लैंड यूजिंग रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट असम। और इसमें बताया गया है कि जो लैंड यूज रिपोर्ट है ये ज़्यादातर जो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं असम को छोड़कर हैज़ नॉट बीन डन फुली, इस मतलब इसमें खेती नहीं की गई है पूरी तरीके से। मोर ओवर सम एरियाज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर के कुछ एरियाज़ के अंदर जिसमें कि पाकिस्तान ने जो ऑक्यूपाई किया है, पॉक जिसे हम बोलते हैं, या चाइना ने इस पर कब्ज़ा कर रखा है, हैव नॉट बीन सर्वेड, इन पर सर्वे नहीं किया गया। इन सब को छोड़कर इन्होंने बताया कि इतना % टोटल एरिया जो है जहाँ पर भी एग्रीकल्चर 93% टोटल एरिया ही है अवेलेबल है लैंड यूज़ के लिए। बाकी सारा अपना पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के अंदर चला गया है 7%, जिसका हम सर्वे नहीं कर पाए। ये आपका डायग्राम शो कर रहा है कि 1960-61 के अंदर लैंड को कैसे यूज़ किया गया था, उसकी कैटेगरी, और यहाँ पर शो कर रहा है कि 2002 और 3 के अंदर क्या इसको कैसे यूज़ किया गया था। तो ये इसमें बताया कि फॉरेस्ट, barren and wasteland area under the non-agriculture use, permanent pasture and grassland, and area the land under permanent pasture has also decreased, और जो लैंड थी परमानेंट पेस्चर में ये भी कम हो गई। हाउ आर वी एबल टू फीड आर ह्यूज कैटल, और किस प्रकार से हम अपनी एक बहुत बड़ी जो कैटल पॉपुलेशन है उसको खाना खिलाएंगे या उनको चराएंगे ऑन दिस पेस्चर लैंड, इस पेस्चर लैंड पर, एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, और उनके क्या परिणाम होंगे। मोस्ट ऑफ द अदर दैन द करंट फैलो, और ज़्यादातर जो अदर दैन करंट फैलो भी आप पढ़ के आए कौन सी लैंड होती है जिसे 1 से 5 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, जिस पर एग्रीकल्चर नहीं की जाती है। आर आइदर या तो वो लैंड पुअर क्वालिटी की होती है, और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई, या उस लैंड पर खेती करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, उसकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा हो जाती है। हैंस दीज लैंड्स आर, और इसी वजह से जो लैंड है वो वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 और 3 ईयर्स, इसलिए इनको साल में 1 या 2 बार खेती करने के बाद 2 या 3 साल तक यहाँ पर खेती की जाती है और 2 बार की जाती है। एंड इफ दीज आर इंक्लूडेड इन द नेट शोन एरियाज देन द परसेंटेज ऑफ NSA मतलब होता है नेट शोन एरिया इन इंडिया कम्स अबाउट 54%। अगर फैलर लैंड को भी इसमें अगर इंक्लूड कर लिया जाता है या उस पर खेती की जाती है तो जो नेट शोन एरिया है वो इंडिया का 54% हो जाएगा ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया का। द पैटर्न नेट शोन एरिया वेराइज, और जो पैटर्न है नेट शोन एरिया का वो अलग अलग पाया जाता है ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है। इट इज़ ओवर 80%, और ये लगभग 80% है ऑफ द टोटल एरिया का इन पंजाब एंड हरियाणा, एंड लेस देन 10%, और 10% से कम है इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर
एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये समझ रखा है कि 80% जो टोटल एरिया है वो वहाँ पर एग्रीकल्चर होती है, वो नेचुरल एरिया के अंदर इंक्लूड किया जाता है पंजाब हरियाणा का। और लेस देन 10%, ये 10% से भी कम जो लैंड है वो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान एंड निकोबार के अंदर उसको नेचुरल एरिया में इंक्लूड किया गया है। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया। एक कंट्री के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम से कम 33% होना चाहिए, लेकिन कंट्री के अंदर इससे काफ़ी कम पाया जाता है, लोअर है, एज इट वॉज आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट। और इसको नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर ये आउटलाइन किया गया, मतलब इसको बताया गया कि कम से कम 33% एरिया फॉरेस्ट वाला होना चाहिए किसी भी कंट्री में। 1952 के अंदर इसको शो किया गया था। इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल, और ये ज़रूरी माना गया है, दैट एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। और अगर इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाना है तो फॉरेस्ट कम से कम 33% होना ही चाहिए। द लिवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव इन द फ्रिंजेस ऑफ दीज फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन इट। और मिलियंस ऑफ पीपल पूरे वर्ल्ड में वो इन फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। फ्रिंजेस मतलब कि फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग होते हैं वो फॉरेस्ट पर डिपेंड रहते हैं, जैसे ट्राइबल पीपल वगैरह जो भी हैं। अपार्ट फ्रॉम द लैंड के अलावा द टर्म एज अ वेस्ट लैंड के अलावा जो वेस्ट लैंड जो टर्म दी गई है, एंड लैंड पुट टू द अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, या ऐसा लैंड जिसे कि नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के अंदर रखा गया है। वेस्ट लैंड इंक्लूड रॉकी। वेस्ट लैंड में कौन सी लैंड आती है? जो कि रॉकी होती है, चट्टानी होती है, या एराइड होती है, सूखी होती है, या डेजर्ट एरिया होता है। एंड लैंड पुट टू द अदर नॉन एग्रीकल्चर, और जो लैंड है वो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस इंक्लूड सेटलमेंट, जिसमें सेटलमेंट, रोड, रेलवेज, इंडस्ट्रीज वगैरह आती हैं, उसमें ये लैंड यूज़ की जाती है। कंटिन्यूस यूज़ ऑफ लैंड, और लगातार लैंड को यूज़ करने से या लंबे पीरियड से यूज़ करते चले आने की वजह से, विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स, बिना कोई अच्छे प्रकार के कदम उठाए, टू कंजर्व एंड मैनेज इट, उसको बचाना और उसको मैनेज करना, इट हैज़ रिजल्टेड इन द लैंड डिग्रेडेशन, और ये परिणाम है उसका लैंड डिग्रेडेशन के रूप में। दिस in turn has serious repercussions on society and the environment। और इसी वजह से कहते हैं ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है, सीरियस प्रॉब्लम है सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्व मेजर्स, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। तब तक के लिए जो पढ़ाया है उसे रिवाइज करना है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।